नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 17 जून 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की हमारे पहले टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है कुछ इस प्रकार कि एंड फाउंडेशन चैरिटी एड फाउंडेशन CAF द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देशों में से 14वें स्थान पर रखा गया है। यह रैंक इसकी 10 साल की वैश्विक रैंक 82 से बढ़ी है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग में इंडोनेशिया शीर्ष पर रहा है। इसके बाद शीर्ष 5 में क्रमशः केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट में चैरिटी एंड फाउंडेशन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में जीवन और समूहों को बदलने के लिए दान देने को बढ़ावा देता है। चैरिटी एंड फाउंडेशन। ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है 17 जून 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का। हमारा जो दूसरा टॉपिक है आज का वो कुछ इस प्रकार है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ ने जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया है जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायुदाब CAP मशीन के विकल्प के तौर में किया जाएगा। जीवन वायु 60 लीटर प्रति मिनट LPM तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। ये जो यंत्र IIT रोपड़ ने विकसित किया है ये 60 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट तक पहुंचा सकता है, जो भी किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको। यह मशीन भारत की पहली ऐसी डिवाइस है जो बिना किसी बिजली के चलती हैं और अस्पतालों में O2 यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसे दोनों तरह की ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट पर यह काम कर सकती हैं। इससे पहले ये प्रावधान मौजूदा CPAP मशीनों में उपलब्ध नहीं थे। CPAP थेरेपी स्लीप एपनिया नामक नींद के दौरान सांस लेने में समस्या वाले रोगियों के लिए एक उपचार पद्धति है CPAP। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है IIT रोपड़ द्वारा विकसित जीवन वायु नामक एक उपकरण के बारे में। IIT रोपड़ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बहुत बेहतरीन संस्थान है भारत का। कई सारे पुरस्कार मिले हुए हैं इसे और QS के वर्ल्ड रैंकिंग में भी इसे रैंक किया गया है, एशियन रैंकिंग में भी इसे रैंक मिली है। तो बहुत ही बेहतरीन संस्थान है भारत का IIT रोपड़। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट टॉपिक की और। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विनेश फोगाट के बारे में। तो भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। विनेश फोगाट ने, यह उनका सीजन का तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने माटेया पेलिकॉन इवेंट जो मार्च में हुआ था और एशियन चैम्पियनशिप जो अप्रैल में हुई थी में स्वर्ण पदक जीता था विनेश फोगाट ने। उन्होंने फाइनल में यूक्रेन क्रिस्टियाना बेरेजा को हराया। क्रिस्टियाना बेरेजा ने पोलैंड ओपन में रजत पदक जीता। इससे पहले भारतीय पहलवान अंशु मलिक बुखार के कारण 57 किलोग्राम प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अंशु मलिक। ठीक है। तो ये हमारा अगला टॉपिक कंप्लीट होता है विनेश फोगाट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उत्तर अटलांटिक संधि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के नेताओं ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय पर आमने सामने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। नाटो का 2021 ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन गठबंधन के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की 31वीं औपचारिक बैठक थी। 30 सदस्यीय नाटो समूह का शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पद ग्रहण करने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। और नाटो के बारे में यदि हम जानें तो इसका मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में
और नाटो सैन्य समिति के नाटो अध्यक्ष हैं वो एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच हैं। नाटो के जो सदस्य देश हैं वो कुल मिलाकर 30 देश हैं और 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, तो हमारा नाटो के बारे में ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा के विभिन्न उपयोगों और पवन ऊर्जा दुनिया को बदलने में कैसे मदद कर रही है, इसके तरीके और संभावनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 15 जून को वैश्विक पवन दिवस हम मनाते हैं। और इसको पहली बार 2007 में पवन दिवस के रूप में मनाया गया था और बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर वैश्विक पवन दिवस कर दिया गया है। यानी कि 2007 में इसे सिर्फ पवन दिवस के नाम पर मनाया गया था और 2009 में इसका नाम बदलकर वैश्विक पवन दिवस कर दिया गया है। ग्लोबल वाइंड डे, वैश्विक पवन दिवस का आयोजन विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC द्वारा किया जाता है। तो 15 जून को मनाया जाता है वैश्विक पवन दिवस। अब हम थोड़ा और पढ़े इसके बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA के अनुसार पवन ऊर्जा दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अक्षय ऊर्जा स्रोतों में से एक है। भारत 2021 से 25 में 20 गीगावाट पवन क्षमता स्थापित करेगा। पवन ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का एक स्रोत है, यह अक्षय है, यानी कि यह कभी खत्म नहीं हो सकती है। वर्तमान में भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वो 38.789 गीगावाट है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि वैश्विक पवन दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को मनाते हैं। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए अल्बानिया, ब्राज़ील, गेबोन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात को अस्थायी सदस्य चुना है 2022-23 की अवधि के लिए। निर्विरोध चुने गए सभी देश 1 जनवरी 2022 से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव गुप्त मतदान पद्धति से होता है और उम्मीदवारों को निर्वाचित होने के लिए महासभा में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कि 3 सदस्य यदि वोट करें तो उनमें से 2 सदस्यों का वोट इनके पक्ष में यदि होता है तभी इन देशों को चुना जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा और जाने इसके बारे में। तो भारत, आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे ने 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में कार्यकाल शुरू किया था। 1 जनवरी 2021 से चुनाव में घाना को 185 वोट मिले थे, गेबोन को 183 वोट मिले थे, संयुक्त अरब अमीरात को 179 और अल्बानिया को 175 वोट मिले थे। गेबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात अफ्रीकी और एशियाई राज्यों की सीटों से चुने गए। ब्राज़ील को लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई समूह की सीट से चुना गया और पूर्वी यूरोप की सीट अल्बानिया को दी गई। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल अपने जहन में पक्का बिठा लीजिएगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं हम 24 अक्टूबर को ही। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है अस्थायी सदस्यों के बारे में जिनको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जोड़ा गया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है IIT कानपुर की फैकल्टी मुकेश शर्मा के बारे में, जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने
वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह GAPH टैग के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्यों को दुनिया भर में से चुना जाता है और महानिदेशक WHO द्वारा नियुक्त किया जाता है। IIT कानपुर में सिविल इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े और वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ मुकेश शर्मा ने नीतिगत जुड़ाव के साथ कठोर शोध किया है। तो IIT कानपुर के फैकल्टी मुकेश शर्मा को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में चुना है। तो ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो आता है एक बेहद ही जोरदार ज़बरदस्त महोत्सव के बारे में, रज महोत्सव जैसा आप कह सकते हैं, इसका की नाम है। उड़ीसा में यह मनाया जाता है। यह 3 दिनों का अनूठा त्यौहार है जिसमें राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता या भूदेवी को मासिक धर्म आता है। चौथा दिन शुद्धिकरण स्नान का होता है। 3 दिनों के दौरान महिलाएं काम नहीं करती रज महोत्सव में। थोड़ा और जाने इसके बारे में, तो यह त्योहार पीठों की किस्मों का पर्याय है। इस प्रकार उड़ीसा पर्यटन विकास निगम ने भी पीठा ऑन व्हीकल नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया। पीठा ऑन व्हीकल पहिए पर कियोस्क पर विभिन्न प्रकार के पीठ जैसे पोढ़ा पीठ, मंडा, काकरा, अरीशा, चकली, चंद्रकला उपलब्ध कराए गए हैं। पारंपरिक केक बेचने वाले इन वाहनों को भुवनेश्वर, कटक और संबलपुर में रखा गया है। अब हम थोड़ा और जानें इस राज्य महोत्सव के बारे में। तो उड़ीसा के त्योहारों के बारे में यदि हम जानें तो उड़ीसा के और भी त्यौहार हैं, वो हैं कलिंग महोत्सव है, चंदन यात्रा है, कोणार्क नृत्य महोत्सव है, माघ सप्तमी, छऊ उत्सव, नौखाई और छत्तर यात्रा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल। तो ये हमारा रज महोत्सव के बारे में टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। यह कार्यक्रम 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, जो 21 जून 2021 को पड़ता है, मोक्ष यतन योग संस्थान द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक बेहद ही एक और अच्छे टॉपिक की ओर, वो है कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट की शुरुआत की, जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और इसे साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट आरंभ इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण जैसे नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से है। और इसमें यह दिया गया है कि यदि आप किसी भी बाल शोषण के बारे में देखते हैं, बाल दुर्व्यवहार के बारे में आपको पता लगता है, तो आप सीधा 1098 पर कॉल करें और उसकी शिकायत करें, उसकी कंप्लेंट करें, उसकी रिपोर्ट करें, न कि किसी व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर उसे शेयर करें। सीधा आप कंप्लेंट कीजिए उसकी। और या फिर आप चाइल्ड फाउंडेशन इंडिया को उसकी रिपोर्ट करें, CIF को, या फिर आप 1098 पर कॉल करें, या फिर आप चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन को उसकी रिपोर्ट करें। और इस मूवमेंट में नेहा धूपिया भी भागीदार बनी हैं, जो कि इंस्टाग्राम पर फ्रीडम टू फीड मूवमेंट चलाती हैं। ये है नेहा धूपिया। ठीक है, तो हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है रिपोर्ट इट डोंट शेयर मूवमेंट के बारे में।
अब हमारा जो आज का आखिरी टॉपिक आता है वो आता है आरबीआई के अनुसार भारत बिल भुगतान प्रणाली बीबीपीएस का दायरा इस साल 31 अगस्त तक बिलर श्रेणी के रूप में मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज जोड़कर बढ़ाया गया है। बीबीपीएस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित आवर्ती बिल भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेटेबल प्लेटफॉर्म है। बीबीपीएस मई में बीबीपीएस चैनल के माध्यम से 213.59 मिलियन बिल भुगतान लेनदेन किए गए थे। बीबीपीएस को 2014 में बार बार बिल भुगतान के लिए एक मंच के रूप में शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के एमडी और सीईओ हैं दिलीप असवे। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसके जो कार्यालय है इसका वो है मुंबई में। ठीक है, भारत बिली पे। तो ये हमारा आज का यानी कि 17 जून 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इसके साथ एक छोटी सी जानकारी आप लीजिए कि आप जो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा शुभम नागर, शुभम नागर A1। ये यूट्यूब पर बहुत इंटरेस्टिंग वे से इंग्लिश पढ़ाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं इनके और इनकी एक बेहद ही बेहतरीन टेकलाइन है कि यदि आपको करना हो इंग्लिश का सेवन तो सब्सक्राइब कीजिए शुभम नगर A1। ठीक है, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा शुभम नगर A1। धन्यवाद, शुक्रिया।